नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बद्देपारा में मिला है 4 किलो आईडी। नक्सलियों ने आईडी लगाया था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया गया था, लेकिन सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने इस आईडी को डिफ्यूज किया। गंगालूर थाना क्षेत्र का मामला। तो एक बार फिर से नक्सलियों का जो कोशिश थी, नापाक कोशिश, उसको नाकाम किया है और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया गया था। 4 किलो का यह आईडी, लेकिन सीआरपीएफ और कोबरा जवानों ने इस आईडी को डिफ्यूज किया। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बद्देपारा में 4 किलो का आईडी मिला। नक्सलियों ने आईडी लगाया था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया गया था, लेकिन सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। गंगालूर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला एक बार फिर से नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने, और आईडी जो 4 किलो का आईडी था उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। बद्देपारा में ये 4 किलो का आईडी मिला। गंगालूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नक्सलियों ने आईडी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था, लेकिन सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा दें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 किलो का आईडी प्लांट किया था, लेकिन नक्सलियों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया। मुकेश चंद्राकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, एक बार फिर से नक्सलियों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। निश्चित तौर पर जवानों की मुस्तैदी ने एक बार फिर से जो है बीजापुर की धरती को रंजित होने से बचा लिया। दरअसल गंगालूर थाना क्षेत्र के पेद्दापारा के पगडंडी में जो है माओवादियों ने जवानों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से 4 किलोग्राम का प्रेशर आईडी प्लांट कर रखा था। जवान जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले हुए थे। इसी दौरान डी माइनिंग जब कर रहे थे जवानों को जो है माओवादियों का लगा ये 4 किलो आईडी बरामद हुआ, जिसे जवानों ने निष्क्रिय किया, विस्फोट कर इसे निष्क्रिय किया, और इसके बाद जो है फिर जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सतत लगे हुए थे। जी श्रद्धा जी, पिछले कई बार से अगर देखा जाए तो लगातार नक्सलियों की बौखलाहट दिखती है इस तरीके के, जब वो आईडी या कुछ प्लान करते हैं। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि लगातार जवान सक्रिय हैं, लगातार सर्चिंग ऑपरेशंस जारी हैं, और नक्सलियों के जो वारदातें करते हैं, वो जो हमले करते हैं, उसमें भी कमी आई है। हाँ, निश्चित तौर पर श्रद्धा, पिछले कई महीनों से जो है माओवादी असफल होते आ रहे हैं। उनकी रणनीति पे जवान जो है लगातार पानी फेरते आ रहे हैं। यही एक वजह है कि करीब 2 महीने पहले माओवादी करीब 1 महीने के भीतर ही 35 से अधिक ग्रामीणों को, निर्दोष ग्रामीणों को जो है मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद जवान जो है लगातार काफी सक्रिय हो गए हैं, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकल रहे हैं। पुलिस भी अपनी रणनीतियों में तब्दीलियां लाई हैं, और अलग अलग इलाके में डीआरजी हो, एसटीएफ, कोबरा या फिर सीआरपीएफ के जवानों की बात करें तो एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकल रहे हैं, और लगातार जवानों को जो है कामयाबी हासिल हो रही है। कल की बात करें तो कल जवानों ने एक माओवादी को मार गिराया था। जवानों का जो है तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ आमना सामना हुआ था। 4 हथियार बरामद हुए थे, और बड़ी मात्रा में माओवादियों के जो है विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस जो है काफी सक्रिय हो चुकी है, अपनी रणनीतियों में तब्दीलियां लाकर जो है अब एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रही है। जी श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि नक्सलियों की बड़ी साजिश को कैसे नाकाम किया। सीआरपीएफ और कोबरा की आईडी लगाया था, जिसको डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों के का जो मंसूबा था नुकसान पहुंचाने का, एक बार फिर से नाकाम साबित कर दिया। 2, 3 भाई और अब बात कर लेते हैं मरवाही उपचुनाव की। मरवाही उपचुनाव की मतगणना
कल होगी। जिला मुख्यालय गौरेला में मतगणना होगी, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। बिना पास के मतगणना केंद्र तक किसी को फटकने नहीं दिया जा रहा है। मरवाही में कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मरवाही में डॉक्टर बनाम डॉक्टर के बीच की लड़ाई है। कल बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह और कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव की किस्मत का फैसला होगा। आपको बता दें, अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और पहली बार बिना जोगी परिवार चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी को जेसीसीजे का समर्थन मिला है। जेसीसीजे के समर्थन से मुकाबला और भी रोचक हो गया है, जिसकी वजह से बीजेपी जीत का दावा कर रही है। किन प्रदेश के सीएम मरवाही कांग्रेस का, लेकिन प्रदेश के सीएम मरवाही कांग्रेस का गढ़ मानते हैं और मरवाही से कांग्रेस की जीत का दावा किया गया है। मरवाही उपचुनाव के लिए कल वोटों की गिनती होगी। कल पता चलेगा कि आखिर मरवाही में किसका मंगल होगा, लेकिन उससे पहले सियासी दावे और वार पलटवार जारी है। नतीजों से पहले जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जोगी परिवार का अस्तित्व कोई और नहीं, केवल मरवाही की जनता तय कर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि आपने षड्यंत्र रचकर जनता को ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। आप तब ही मुझसे जीतेंगे जब आप मुझे हराएंगे। बिना मुझे हराए आपकी जीत कैसी? सबने देखा है कि मुझे जनता के बीच जाने से रोककर आपने लड़ाई से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। और सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अब बस इंतजार कुछ ही घंटों का रह गया, उसके बाद कल पता चल जाएगा कि आखिर मरवाही के दंगल का विजेता कौन। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और जिस तरह से, क्योंकि जो ईवीएम मशीनें खुलेंगी उससे पहले जो डाक मतपत्र है उनकी गिनती की जाएगी। उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी कि ईवीएम में जो मतदान दिया गया है मतदाताओं के द्वारा, उनकी गिनती शुरू होगी। और लगातार जिस तरह से आज शाम को 4 बजे जो जहां पर मतगणना होनी है उसका रिहर्सल भी करेगा चुनाव आयोग, वहां पर किया जा रहा है। तो उससे पहले जिस तरह से जीत और को लेकर काफी दावे किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये कहा है कि वो 101% ये चुनाव को जीत रहे हैं। उनका दावा जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी बातचीत की है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि वहां पर जो अजीत जोगी की जो वहां पर उनकी जो सहानुभूति का मामला है, तो जिस तरह से लगातार उनको वहां पर एक तरीके से अपमानित किया गया है, उसका जनता बदला लेगी। तो इस तरह से तमाम वो दावे जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन कल सुबह 8 बजे से और जो मतगणना जब वहां पर शुरू होगी उसके बाद सारी स्थिति साफ होगी। और अभी जो समय है, इस समय तक तस्वीर पूरी साफ हो चुकी होगी कि मरवाही का जो महासंग्राम है उसमें जीत का तिलक कल अजीत जोगी तो लगातार, माफ कीजिएगा, उनके बेटे अमित जोगी लगातार चुनौती देते आ रहे हैं कांग्रेस को, और उनका कहना है कि अपमानित मेरे पिता को किया गया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। उसके बाद अब उन्होंने ये कहा कि भाई आप तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि आपने मुझे चुनावी मैदान में उतरने ही नहीं दिया। ये जरूर है कि श्रद्धा की जिस तरह से अमित जोगी लगातार सत्ताधारी दल जो है कांग्रेस को घेर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको नहीं चुनावी मैदान में लड़ने दिया गया है, उनकी जाति जो प्रमाण पत्र है उसको जो है खारिज कर दिया गया। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, दलीलें हैं, लेकिन चुनाव तो वही जीतता है जिस सहमात के खेल में वही जीतता है जिसमें दम होता है। तो कांग्रेस ने अपने दम इसमें पूरा दिखाया है और खुद जो राजस्व मंत्री हैं वो तो पूरा कैंप लगा के वहाँ पर रखा था जय सिंह अग्रवाल, तो उनको दायित्व दिया गया था। तो ये जरूर है कि काफ़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि जिस दिन चुनाव के पहले जिस तरह जोगी कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही थी, तो उसमें देखना यही होगा श्रद्धा कि बीजेपी को जो समर्थन देने की बात जोगी कांग्रेस ने की है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी भी काफी आश्वस्त दिख रही है। वो भी ये कह रही है कि 101% उनको अंदाजा है कि वहां पर मरवाही का जो महासंग्राम उसको जीतेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार जिस तरह जय सिंह अग्रवाल वहां मरवाही में अपना कैंप लगा के रखे हुए हैं, लगातार जमे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो जीत उनकी सुनिश्चित है। और वहां पर मरवाही जो है, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि मरवाही जो कांग्रेस का गढ़ है और परंपरागत सीट जो मरवाही है विधानसभा वो कांग्रेस की रही है। तो इस बार भी कांग्रेस वहां पर जीत हासिल करेगी और प्रचंड जीत
कांग्रेस को मिलने जा रही है। लेकिन ये दावे जरूर हैं, लेकिन इसका परिणाम जो है कल 8 बजे जब ईवीएम मशीनें जब खुलनी शुरू होंगी तब पता चलेगा कि जो वहां के मतदाताओं ने मुख्यमंत्री की बात किसका करें राज तिलक किया सुरेंद्र, है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन वही अगर दूसरी तरफ हम जोगी परिवार की बात करें तो लगातार जोगी परिवार का कब्जा बना रहा है, वहां पर काबिज रहा है जोगी परिवार मरवाही में। लेकिन ये बात भी है कि पहले अजीत जोगी कांग्रेस में हुआ करते थे और जब वो कांग्रेस से अलग हुए उसके बाद भी मरवाही में लगातार उनको जीत मिलती रही। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कल ये देखना होगा कि कांटे की टक्कर कि कांग्रेस का गढ़ है या फिर वहां पर जोगी परिवार का दबदबा है। और अगर जोगी परिवार का दबदबा है तो भाजपा को समर्थन देने के बाद इसका क्या फायदा भाजपा को मिलेगा? देखिए श्रद्धा, जिस तरह से वहां पर वोटिंग हुई है और 77.89% वहां पर वोटिंग हुई है, तो बम्पर वोटिंग हुई है, तो ये माना जाए कि जिस तरह से मतदाता कोरोना काल में भी बढ़ चढ़ के वह मतदान वहां पर किया गया है, तो ये जरूर है कि वहां पर किस्मत किसी एक नेता की जरूर लिखी गई होगी। चाहे वो बीजेपी का राज तिलक हो, चाहे वो कांग्रेस का राज तिलक हो, तो कल पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें तो अजीत जोगी की, लेकिन वो कांग्रेस से हमेशा जीतते रहे हैं। साल 2001 में जब वहां पर वो जीते मरवाही, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। कल पता चल जाएगा सुरेंद्र की आखिर मरवाही की जनता के मन में कौन है। ये राज तो कल ही इस राज से पर्दा खुलेगा और अब इंतजार थोड़ा ही रह गया है। तब तक ये भी है कि सभी नेताओं की, सभी दिग्गजों की नींद जरूर उड़ी होगी और मरवाही के दंगल का विजेता कौन, उसके लिए दिन भर आप कल देखें सुबह 6 बजे से लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी दर्शक जरूर देखें। सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर रायपुर से, कलेक्टर के साथ एनजीओ की बैठक, कोरोना संक्रमण को लेकर यह बैठक है। रेड क्रॉस भवन में यह बैठक हो रही है। दीपावली पर एनजीओ की भूमिका पर चर्चा, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर यह चर्चा होनी है। दीपावली बेहद नजदीक और उससे पहले अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग दीपावली की तैयारियों में और दीपावली की खरीदारी में सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं। लोग ये भूल जा रहे हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है, तो उसको लेकर अब चर्चा भी होनी है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को लेकर ये बैठक होगी। रेड क्रॉस भवन में ये बैठक हो रही है और दीपावली की एनजीओ की भूमिका पर चर्चा होगी। और राघवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक चल रही है, दीपावली बेहद नजदीक और जाहिर सी बात है कि इस समय बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से केस लगातार बढ़ने शुरू हुए थे और वो आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो ये बेहद जरूरी है कि अब जो लोग भी बाजार जाएंगे, खरीदारी करेंगे, तो वहां पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। देखिए, जिस तरीके से सामने दीपावली जैसा त्यौहार है जो कि एक प्रमुख त्यौहार है, इस त्यौहार में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का सामान हो, घरेलू सामान से लेकर जो है ज़रूरत की चीज़ें, कार बाजार से लेकर जो है आपके सारे ज्वेलरी के शॉप सारे गुलजार रहते हैं, कपड़ा बाजार गुलजार रहता है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी खरीदारी लोग करने के लिए निकलते हैं। यही वजह है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ है। राजधानी रायपुर की ही बात कर लें तो गोल बाज़ार, मालवीय रोड का बाज़ार, सदर बाज़ार जैसे इलाकों में बेतहासा भीड़ उमड़ती है। यही वजह है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बेहद ज़रूरी है और ये लापरवाहियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है। लोग जो है बाज़ार के भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और नियमों की धज्जियाँ उड़ती हैं। यही वजह है कि ये बैठक महत्वपूर्ण रूप से ली गई है और जितने स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं उनकी मदद ली जा रही है, सामाजिक संगठनों की मदद ली जा रही है और बाज़ार के प्रमुख इलाकों में एक टावर के जैसे बनाया जाएगा और वहाँ से लाउड स्पीकर के द्वारा अनाउंस किया जाएगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और एक तरीके से नज़र भी रखी जाएगी ताकि लोग नियमों का उल्लंघन ना करें। त्यौहार के समय में भले ही जो है कड़ाई तो नहीं बरती जाएगी लोगों के खिलाफ, एक तरीके से जो चालानी कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को समझाइश देने के लिए ज़रूरी है कि वो नियमों का पालन करें और यही वजह है कि सामाजिक संगठनों की मदद जो है लेने के लिए कलेक्टर ने बैठक बुलाई है और आज के बैठक के बाद जो है आज से ही शाम से ही कहीं ना कहीं चलिए अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और फिर वो जमीनी तौर पर कितना दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के कुल 2,09,37 मामले सामने आ चुके हैं।
अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 43 दिनों में 1 लाख नए मरीज मिले हैं, जबकि पहले 1 लाख मरीजों के लिए 96 दिनों तक इंतजार किया गया था और 96 दिनों के बाद 1 लाख के करीब मरीज आए थे छत्तीसगढ़ में। और बीते 43 दिनों में औसतन प्रतिदिन 2325 नए मरीज मिले, जबकि मौत के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते ठंड के साथ बालोद जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, तो वहीं इस त्योहारी सीजन में प्रशासन ने लोगों और व्यापारियों को सशर्त राहत दी है। लेकिन राहत के बाद लोगों ने फिर से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। बाजार में लोगों की भीड़ और चेहरे से मास्क गायब हैं। प्रशासन की चिंता का विषय ये बना हुआ है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों को समझाने के लिए जागरूकता रैली निकालकर मास्क लगाने की अपील की है। कोरोना से जागरूक के लिए सभी सदस्यों को बुलाकर शहर भ्रमण करवाकर और लोगों को हाथ धों और सामाजिक दूरी रखें। शिक्षा कर्मियों ने संविलियन पूर्व के बकाया वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट किया। शिक्षा कर्मियों ने संविलियन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया, लेकिन जिन शिक्षा कर्मियों का 1 नवंबर से संविलियन हुआ उनका अक्टूबर तक के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। कुछ ही दिनों में दिवाली है और अगर वेतन नहीं मिलता तो शिक्षा कर्मियों की दिवाली फीकी रह जाएगी। यही वजह है कि संविलियन अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर वेतन भुगतान की मांग की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धमतरी जिले में पुलिस चाकूबाजी की घटना को लेकर काफी परेशान है। जिले में हर 2 दिन में एक चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। पुलिस ने अब इस पर नियंत्रण के लिए अलग से रणनीति तैयार की है। अब किसी के पास भी चाकू मिलने पर आर्म्स एक्ट लगाया जा रहा है और उसे जेल भेजा जा रहा है। साथ ही शहर की कुछ दुकानों में इस तरह के डिजाइनर चाकू या हथियार फैंसी आइटम के तौर पर बेचे जा रहे हैं। ऐसी दुकानों की लिस्ट तैयार कर उन पर कार्रवाई की तैयारी है। शहर में घटनाएं बढ़ती जा रही है। नाबालिग बच्चे फैंसी स्टोर ऑनलाइन के माध्यम से पटंची चाकू नामक एक जो धारादार हथियार होता है इससे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और घर पहुंच सेवा मिलती है। इससे 12 साल से 18 साल के नाबालिग बच्चे लगातार कंटिन्यू बड़े बड़े वारदात को अंजाम देते जा रहे हैं। पुलिस इस संबंध में रिकॉर्ड खंगाल रही है तथा जो भी रिकॉर्डधारी हैं ऐसे लोगों के खिलाफ दिवाली के पूर्व हम सख्त एक्शन लेंगे तथा अभी हमारे कोतवाली में लगातार आर्म्स एक्ट पे कार्रवाई की जा रही है। लगभग अभी इस महीने में 5 कार्रवाई किए गए हैं तथा दिवाली के पूर्व हम सभी ऐसे संदिग्ध लोगों को तलाश कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बालोद में जंगली जानवरों का आतंक कम ही नहीं हो रहा है। खासकर हाथी, भालू और अब तेंदुए ने कुछ इलाकों में दहशत फैलाई हुई है। तेंदुए ने आतंक से दहशत का माहौल बनाया हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। उन्होंने बताया कि तेंदुए ने एक गाय का शिकार किया है, जिससे लोगों में दहशत है। कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात कांकेर जिले के ग्राम तेलगरा निवासी मेजर हरिराम तारम शहीद हो गए। उनके गृह ग्राम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। परिजनों के अनुसार मेजर हरिराम तारम 2 महीने अवकाश के दौरान गांव में ही थे और 5 अक्टूबर को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने जम्मू गए थे। भाई संतुराम तारम के अनुसार मेजर हरिराम से अंतिम बार मोबाइल पर 6 नवंबर को बात हुई। उनके अलावा मेजर ने अपनी पत्नी और बच्चों से भी बात की। क्या आप जानते हैं कि गंगा में 80% पानी हिमालय के सैकड़ों प्राकृतिक झरनों से आता है। अगर काल्पनिक रूप से हम इस 80% पानी को निकाल दें तो शेष 20% पानी में 4% सीवेज है। इसका मतलब है कि नदी का पानी पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाएगा। विडंबना यह है कि गैर पर्यावरण अनुकूल विकासात्मक गतिविधियों के कारण ये झरने मर रहे हैं। यदि इन पहाड़ों में रहने वाले समुदाय इन स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहे होते तो हमारा भविष्य वास्तव में अंधकार में हो जाता। बहुत बारी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि नॉर्थ इंडियन जो मेजर रिवर्स हैं तो जो स्प्रिंग्स का पानी है उनको बहुत कंट्रीब्यूट करता है। जो आइसोटोपिक स्टडीज़ भी की गई, इवन गैंजेस अगर बरेली वगैरह तक देखें 80% ऑफ द वाटर इन गैंजेस इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स। अगर ये सारे स्प्रिंग्स सूख जाएंगे तो 80% पानी गंगा में कम हो गया।
तो इंटायर गैंजेस डेल्टा जो हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं वो नहीं रहेंगे। उस टाइम पे वाटर के जो रिसोर्सेज थे वो स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल एक्वाफर्स हैं जो कहीं पर ज़मीन से निकलते हैं। शुरू में उतना यहाँ पर एक्सटर्नल लोड नहीं था। जैसे जैसे वो बढ़ा, लोगों की नीड्स बढ़ गए, कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, और दूसरा रोड नेटवर्क का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई, तो जो एक्वाफर्स का जो नेचुरल रिचार्ज एरिया थे वो डिस्ट्रॉय होने लगे। हमने लोगों से इस तरह से बातचीत करना शुरू किया कि भाई इस जंगल को आप लोग बचाइए, नहीं तो आपके पानी के स्रोत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी बुजुर्ग महिलाओं ने उस समय 8,000-10,000 की नर्सरी बनाई थी। करीब 4-5 किलोमीटर हेड लोड उनने सर पे लाके, डलिया पे लाके यहाँ प्लांट लगाया। आज उनको बहुत खुशी होती है, देखो हमारा बनाया जंगल है, कितना अच्छा है। उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी है। इसके नीचे आप देखेंगे स्रोत निकला हुआ है, तो वो स्रोत बरकरार है, कंटिन्यू है। नहीं तो लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर इतना पानी नहीं था, पर आज उसमें पानी काफ़ी है।